बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है परचेज कॉस्ट एनालिसिस, यानी हम ये कंटिन्यूशन है पिछले टॉपिक की, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब भी कोई न्यू बाइंग आती है, कोई ऐसी आइटम जो हमने पहले परचेज ना की हो, तो हम उसको मार्केट से किस तरह से उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस एस्टिमेशन करेंगे, उसका बजट कैसे बनाएंगे अप्रूवल के लिए। तो वो सारी वर्किंग जो नई आइटम के लिए की जाती है उसको हम डिस्कस करते आ रहे हैं पीछे से, और ये उसी का नेक्स्ट लेक्चर है। पीछे हमने देखा था ब्रेक इवन एनालिसिस, और इसकी ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हम प्राइस एस्टिमेशन कर रहे होते हैं कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हैं, हम परचेज कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, या हम परचेज प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज देखते हैं परचेज कॉस्ट एनालिसिस हम क्या होता है। देखिए, किसी भी आइटम की जो प्राइस होती है, आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो सेलर आपको एक प्राइस देगा जिसके अंदर उसका प्रॉफिट प्लस उसकी कॉस्ट शामिल होती है। इसी तरह से अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर हो रही है आइटम, उसको आपने सेल करना है, तो उसके अंदर भी कुछ मालिक का प्रॉफिट शामिल होगा जो डिसाइडेड होता है कि जी इतना प्रॉफिट इसमें ऐड कर दें, तो प्रॉफिट प्लस उसके पीछे कॉस्ट होगी। तो प्रॉफिट जो है वो डिसाइडेड होता है कि जी इतने % प्रॉफिट है, तो से 20% हो सकता है, 30 हो सकता है, जो भी मालिक का उसमें लेना चाहे। तो प्रॉफिट को जब सेपरेट करते हैं तो बाकी जो बचता है वो कॉस्ट है। अब कॉस्ट का एनालिसिस कैसे हो सकता है कि कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, फिक्स कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, और या सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। और ये सारी कॉस्ट जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे 2, 3, 4 लेक्चर जो हैं इसी के ऊपर अवेलेबल है। तो जब आपको इन सारी कॉस्ट का इल्म होगा कि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स है, तो अब आपको कॉस्ट को एस्टिमेट करने में आसानी होगी। आप जब उसकी प्राइसिंग के लिए नेगोशिएट करेंगे तो आपको ये पता होगा कि इसमें जो इतना प्रॉफिट है उसको मैं कितना रिड्यूस करवा सकता हूँ, और जो इसकी कॉस्ट है उसमें से कौन सी फिक्स कॉस्ट है, और वो वहाँ पे मैं क्या कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले सकता हूँ जिससे फिक्स कॉस्ट कम हो सके, या जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। क्या हम कुछ आउटसोर्स कर सकते हैं, हम खुद उसको टेकअप कर सकते हैं, या हम मैन्युफैक्चर के ऊपर छोड़ दें और उससे कोई सजेशन लें कि वेरिएबल कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। ऐसे ही जो फिक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको, और फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। अब जब हम आइटम्स को देखते हैं कि जो हम जनरली प्रोक्योर कर रहे होते हैं, हर आइटम कभी ना कभी न्यू आइटम होती है, खा वो जनरल आइटम हो, खा वो रॉ मटेरियल हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, कोई इक्विपमेंट हो, तो हर आइटम किसी ना किसी वक्त पे न्यू आइटम होती है। आपको पता है कि परचेजेस 3 किस्म की होती हैं, या तो न्यू बाइंग होगी, या रिपीट ऑर्डर में बाइंग होगी, या मॉडिफाइड बाइंग होगी, यानी स्ट्रेट री बाइंग होगी, मॉडिफाइड री बाइंग होगी, या फिर न्यू बाइंग होगी। या हम रिपीट ऑर्डर कर रहे होते हैं, या हम रिपीट ऑर्डर को रोक के दोबारा से वर्किंग कर लेते हैं, या फिर ऐसी आइटम आती हैं जो हमने इससे पहले प्रोक्योर नहीं की होती, परचेज नहीं की होती, तो उनके लिए फिर हमें वर्किंग करनी पड़ती है। अगर रिपीट ऑर्डर नहीं हो रहा है तो मॉडिफाइड बाइंग के लिए भी आपको भी प्रोसेस करना पड़ेगा, और न्यू बाइंग के लिए भी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जब आप प्रोसेस करेंगे तो उसमें फिर आप उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन या प्राइस एस्टिमेशन या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस करके एक बेहतर प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं अपने सप्लायर के साथ। जब आप अपने सप्लायर के पास जाते हैं तो फिर जैसे बताया कि हर आइटम कभी ना कभी न्यू होगी, उसमें छोटी आइटम हो, बड़ी आइटम हो, स्ट्रेटेजिक बाइंग वाली आइटम हो, प्लांट मशीनरी हो, या कोई भी आइटम हो सकती है। तो अब जो भी आइटम होगी वो उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 वो आइटम्स होती हैं जो कि लो प्राइस और कॉमनली अवेलेबल होती हैं, उनकी क्वांटिटी भी कम रिक्वायर्ड होती है और उनकी प्राइस भी कम होती है। जैसे कोई भी नट बोल्ट हो सकते हैं कि प्लांट मशीनरी के लिए कुछ नट बोल्ट चाहिए, तो अब ये लो प्राइस आइटम है, ये कॉमनली अवेलेबल है, इसकी प्राइस भी कम है और इसकी रिक्वायरमेंट भी कम होगी। नंबर 2
ऐसी आइटम होती हैं जिनकी प्राइस कम होती है लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बल्क में परचेज करनी पड़ती हैं। स्टेशनरी हो सकती है, कोई मंथली, कोई टॉयलेटरीज हो सकती हैं, कोई रॉ मटेरियल हो सकते हैं, कोई भी ऐसे आइटम जिनकी प्राइसेस कम है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है। जब प्राइसेस कम होगी, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उस वक्त आप कोशिश करेंगे कि चूंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट सोर्स के ऊपर जाएं, हम मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, हम इंपोर्टर के पास जाएं, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, या होलसेलर के पास जाएं। मतलब उस जगह पे जाएं जहाँ पे हमें प्राइसेस कम मिल सकती हैं, जहाँ पे हम बल्क को नेगोशिएट कर सकते हैं बेहतर। और नंबर 3 आपकी स्ट्रेटेजिक बाइंग होती है, जिसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं, जहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में होते हैं और आप अपने रॉ मटेरियल जो क्रिटिकल आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिनमें आप डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो नंबर 3 वो आइटम होंगे। और नंबर 4 आपके प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, वो आइटम होती हैं जहाँ पे आपकी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है। रॉ मटेरियल के ऊपर भी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है और प्लांट मशीनरी के ऊपर भी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, लेकिन रॉ मटेरियल आपको फ्रीक्वेंटली यानी मंथली, वीकली एक शेड्यूल्ड प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, तो वहाँ पे अमाउंट भी बड़ी होती है और क्वांटिटी भी बड़ी होती है, तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आपको कायम करने पड़ते हैं। और नंबर 4 प्लांट मशीनरी, ये आपको रेयरली कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोक्योर करने की, लेकिन यहाँ पे अमाउंट बड़ी इन्वॉल्व होती है। तो अब 2 हमारे पास कैटेगरी ऐसी हैं जहाँ पे प्राइसेस लो होती हैं। नंबर 1 प्राइसेस लो और रिक्वायरमेंट भी कम। नंबर 2 प्राइसेस लो लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा। नंबर 3 आपके रॉ मटेरियल जहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में आप होते हैं। और नंबर 4 आपका प्लांट मशीनरी, रॉ मटेरियल भी हाई ज़्यादा वॉल्यूम उसमें इन्वॉल्व होता है अमाउंट का, और प्लांट मशीनरी पे भी ज़्यादा होता है, लेकिन रॉ मटेरियल फ्रीक्वेंटली और प्लांट मशीनरी कभी कभार होता है। तो जब आप अपनी टोटल आइटम्स को 4 इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं तो अब आप के लिए आसानी हो जाती है कि मैंने किस जगह से कॉस्ट को किस तरह से बाइफरकेट करना है। अब कॉस्ट क्या होती है, जैसे जनरली 2-3 एग्जांपल से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक शर्ट खरीदना चाह रहे हैं, तो शर्ट को आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें। आप कोई भी आइटम प्रोक्योर कर रहे हो तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, यानी उस आइटम को पकड़ें और उसके पीछे चलना शुरू हो जाए। जैसे कि अगर एक शर्ट है तो उस शर्ट को उधेड़ लें, फिजिकली नहीं, ऐसे मतलब अपने जहन में रखें। आपने उसको पूरे को खोल लिया, खोल के सेपरेट कर लिया। अब आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ 2 मीटर कपड़ा लगा है, क्योंकि जब आपने खोल लिया, उसको लहरा कर लिया, तो अब आपको आसानी होगी कि इसमें 2 मीटर कपड़ा लगा है, इसमें इतने बटन लगे हैं, इसमें इतना धागा लगा है। स्टिचिंग कॉस्ट आप ले लेंगे, कोई बुकरम लगा उसकी कॉस्ट ले लेंगे, बटन लगे उसकी कॉस्ट ले लेंगे, कपड़े की कॉस्ट ले लेंगे। तो अब आपके पास वो टोटल कॉस्ट जो कि उसके ऊपर आ रही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वो आ गई। उसके बाद आप उनके जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो कि उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई, लेकिन उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आदमी उसके ऊपर खड़ा है, उसकी पैकिंग के लिए जो खड़ा, तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो उसके ऊपर जो आ रही है उसको भी आप ले लें। ऐसे आप उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री वाले उसके ऊपर डाल रहे हैं वो ले लें, तो वेरिएबल और उनसे वो चेक कर लें। तो इस तरह से आप आपको एक ये एस्टिमेट हो जाएगा कि इसके रॉ मटेरियल के ऊपर इतनी कॉस्ट आ रही है, और अगर ये रॉ मटेरियल के ऊपर 100 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है तो बाकी जो कॉस्ट है, अगर 200 रुपये की शर्ट है तो जो बाकी 100 हो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कितनी है और इनडायरेक्ट कितनी है। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपने चेक कर लिया। तो अब ये सारी कॉस्ट के ऊपर किस जगह पे जो सप्लायर है आपको ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, इसको आप वहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप कोई प्लास्टिक का कोई कंटेनर देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, तो आप जब उसको पकड़ेंगे तो उसका एक वेट होगा। जैसे अगर कोई आप पेट बॉटल लेंगे 2 लीटर की, तो उसका वेट होगा कि जी ये 100 ग्राम की है या ये 150 ग्राम की बोतल है। तो
ये जो वेट होगा 150 ग्राम 100 ग्राम जो बताया जा रहा है वो बेसिकली उसके ऊपर उतना प्लास्टिक रेजन लगा होता है। जो पेट रेजन होगा वो उसका वेट होगा कि जी इसमें 100 ग्राम पेट रेजन लगा है तो उसके बाद ये उससे बोतल बनी है। तो अब 100 ग्राम पेट रेजन की क्या कॉस्ट है, उससे आप उस बोतल की कॉस्ट को चेक कर सकते हैं कि अगर 100 ग्राम पेट रेजन इतने का आता है, मार्केट में ये प्राइसेस आजकल चल रही हैं, तो इसके बाद जो अदर कॉस्ट इनके ऊपर आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वो क्या है। तो जब आप उनको उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट से करेंगे चेक तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस जगह पे कॉस्ट की किस परसेंटेज से या किस रेशो से कैलकुलेशन हो रही है। सिमिलरली आप कुछ भी और चेक कर सकते हैं। कोई बेवरेज चेक करनी है तो उसमें जो ड्रिंक है उसमें शुगर कितनी है, उसमें कलर कितना है, उसमें प्रिजर्वेटिव कितने हैं, उसमें फ्लेवर कितना है उस ड्रिंक का, तो उससे आपको पता चल सकता है। अगर आप किसी ब्रेड की किसी बिस्कुट की करना चाहते हैं तो आप उसकी रेसिपी को पकड़ें, इसमें मैदा कितना है, इसमें आटा कितना है, इसमें और चीज़ें जो भी इंग्रेडिएंट है उसकी रेसिपी में, जब आप उसकी कॉस्ट को देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे और उनका प्रॉफिट चेक करेंगे तो इससे आपकी जो नेगोशिएशन होगी, जो प्राइस एस्टिमेशन होगी न्यू प्रोडक्ट के लिए, उसका आइडिया ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ना कि आप जो सप्लायर कोटेशन दे दे उसी के ऊपर बिलीव कर लें कि जी 4-3 सप्लायर से कोटेशन ली और उनमें ये रेट थे, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लो इम्पैक्ट आइटम होती हैं जिनकी प्राइस भी कम हो और जिनकी क्वांटिटी भी कम आप इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे आप प्राइस एनालिसिस करते हैं, यानी कि वहाँ पे हम प्राइसेस कॉल करेंगे। और प्राइस एनालिसिस क्या होता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो जो लो प्राइस और लो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे प्राइस एनालिसिस किया जाता है। जो लो प्राइस लेकिन हाई क्वांटिटी बल्क में प्रोक्योर हो रही हैं लेकिन प्राइस लो भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी बल्क में है, ये चीज़ें कॉमनली अवेलेबल होती हैं। दो टाइप की चीज़ें होंगी। नंबर 1 जो लो प्राइस लो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें होंगी वो भी कॉमनली अवेलेबल होती हैं, और जो लो प्राइस लेकिन बल्क में अवेलेबल है रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वो भी कॉमनली अवेलेबल होती हैं। उसके बाद जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कम अवेलेबल होते हैं, उनके जो सप्लायर होते हैं वो कम होते हैं, और जो प्लांट मशीनरी है उसके सप्लायर भी कम होते हैं। तो अब जो लो प्राइस और कम रिक्वायरमेंट है और कॉमनली अवेलेबल है वहाँ पे आप प्राइस एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो बल्क में रिक्वायर्ड है लेकिन कॉमनली अवेलेबल है वहाँ पे आप कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। और जो आपके रॉ मटेरियल होंगे वहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक बाइंग में जाएंगे, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में जाएंगे और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट में रहेंगे। आप एक ही रिलेशनशिप को लॉक नहीं कर देंगे कि जी अब हमारी रिलेशनशिप बेहतर है तो अब चलते रहना चाहिए, उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। आप उसको आगे लुक आफ्टर करते रहते हैं कि हम किस तरह से कॉस्ट को और रिड्यूस करने के लिए अपने रिलेशनशिप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट लाए बगैर किस तरह से इसकी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट जिनकी कभी कभार प्रोक्योरमेंट होती है, वहाँ पे हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करते हैं, यानी इसकी जो टोटल लाइफ है उसकी कॉस्टिंग की जाती है। जैसे गाड़ी अगर आप लेते हैं तो गाड़ी की जो कॉस्ट आप वन टाइम पे करते हैं वो उसकी टोटल लाइफ कॉस्ट नहीं होती। अगर उस गाड़ी ने 10 साल तक आपकी बुक्स में चलना है और 10 साल के बाद आपने उसकी ऑक्शन करनी है तो उसमें 10 साल तक जितनी मेंटेनेंस होगी, जितनी उसकी रिपेयरिंग और चेंजेस चीज़ों की चेंज होगी, जैसे टायर चेंज हो रहे हैं, जितना फ्यूल यूज़ होगा, उस सब को आप जब कैलकुलेट करके और जितना उसने रन किया करना है उन चीज़ों के साथ, तो उस पर मल्टीप्लाई करके पर माइल उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो उसको टोटल लाइफ साइकिल है कि इसकी जो प्लांट की या इक्विपमेंट की जो टोटल लाइफ कॉस्टिंग है वो ये है। तो इस तरह से आप इसको जो कॉस्ट है उसको इन तरीक़ों से
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो प्राइस एनालिसिस है इस पे आगे मैं और डिस्कस कर लूँगा। कॉस्ट एनालिसिस आज हमने कर लिया, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट और जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है इसके ऊपर भी एक लेक्चर कर दूँगा। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।